जी दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट परीक्षा 2026 के पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस का संभावित प्रश्न पत्र। यह पेपर फर्स्ट में आपका जो सेकंड पार्ट आता है पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का, उसका संबंधित ये प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके परीक्षा में हर बार छपते हैं। ठीक है, आपके पेपर में हर बार छपने वाले प्रश्न है। तो यहाँ से लगभग आपका 15 से 20 नंबर आया, यहाँ से आपका कवर होने की संभावना बनेगी। यहाँ पर हमने हर एक पॉइंट से क्वेश्चन उठाए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में लास्ट तक रहिएगा और अन्य सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, संभावित प्रश्न पत्र, प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का संभावित प्रश्न पत्र 2026 पेपर के लिए। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल कुल 30 प्रश्न आते हैं आपके, जिसमें से पेडागोजी और कंटेंट दोनों होता है। जो आपकी कक्षा 3, 4 और 5 की एनसीईआरटी है उससे क्वेश्चन आते हैं और पेडागोजी से। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, करें नीचे दिए गए राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में जमीन से 10 से 12 फीट यानी कि 300 साढ़े 300 मीटर 3 से साढ़े 3 मीटर ऊपर यानी कि ऊंचाई पर मजबूत बांस से बने खंभों पर घर बनाए जाते हैं जिसकी छतें ढालू होती हैं। तो कौन से राज्य में बांस के खंभों पर जो है घर बनाए जाते हैं? ऐसे बांस के खंभे नीचे लगे होते हैं लगभग 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर, उस पर बनते हैं घर जिसकी जो है छतें ऐसे जो है यहाँ पर ऐसे घर होते हैं, और लेकिन जिनकी छतें थोड़ा ढालो ऐसे होती हैं, ढाल आकार की। तो क्या लद्दाख का है, असम का है, उड़ीसा का, राजस्थान का है? तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा आपका असम, ऑप्शन बी। ठीक है, असम में भारी बारिश के कारण यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, इसलिए यहाँ पर घर बांस के खंभे पर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। यहाँ पर नीचे कीचड़ और पानी भरा होता है जिस कारण से ऊंचाई पर घर बनते हैं। नेक्स्ट है आपका कुड़ुक, कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है? जो कुड़ुक है ये कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है? मिजोरम की, मणिपुर की, झारखंड की या फिर अरुणाचल प्रदेश की? सभी लोग इसका आंसर, हर क्वेश्चन का आंसर नीचे टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 का बी सी डी जो भी हो वो नीचे टाइप करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि आपका झारखंड। कुड़ुक झारखंड की जनजातीय भाषा है। इसमें तोरांग का अर्थ जंगल होता है। कुड़ुक में तोरांग का अर्थ जंगल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करें नेफेंथीस एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़ों और चूहों को फंसाकर खा जाता है। यह पौधा भारत में कहाँ पर पाया जाता है? आपसे इसका नाम भी पूछ सकता था। ठीक है, नेफेंथीस पौधे का नाम भी पूछ सकता था। अब लेकिन उसने नाम ना पूछ करके पूछ लिया है कि ये कहाँ पर पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि ये नेफेंथीस पौधा चूहे और कीड़े मकोड़े, मेढक इत्यादि का शिकार क्यों करते हैं, ये भी पूछ सकता है। हाँ, तो ये पेड़ कहाँ, मेघालय में, असम में, उड़ीसा या फिर केरल? तो ध्यान देगा, जो नेफेंथिस पौधा है मेघालय के साथ ही ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। भारत में पूछता है तो आपका मेघालय में गारो खासी जयंतियों के बीच में जो पहाड़ियां हैं वहां पर ये पाया जाता है। अगर आपको बाहरी भारत के बाहर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसमें एक घड़ानुमा ये फूल होता है, फ्लावर। ठीक है, यहाँ घड़ानुमा, यहाँ से निकलती है सुगंध इसमें जो एक कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करती है अपनी तरफ। ये जैसे आकर यहाँ बैठते हैं वैसे ही अपना ढक्कन बंद कर लेता है और इस चूहों मकोड़ों का, कीड़े मकोड़ों का सभी किसी ने सबका शिकार करके मार देता है। ये क्यों करता है? तो ये नाइट्रोजन की कमी, जहाँ जिस मिट्टी में या जिस जगह पर नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीड़े मकोड़ों, चूहों इत्यादि का शिकार करते हैं। ठीक है, और इनको मार करके नाइट्रोजन की कमी अपनी पूरी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं कौन सी हैं? तो तांबा और जस्ता का, तांबा और टिन का, तांबा और लोहा का, एल्युमिनियम और टिन का। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब क्या जाएगा? जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करते रहेंगे। ठीक है आप लोग, इसका सही जवाब जाएगा बेटा तांबा और टिन। तांबा टिन यानी कॉपर और टिन का। चाहे आप सी टी याद रखिए। ठीक है, सी और टी, सी फॉर कॉपर और टी फॉर टिन। चाहे आप हिंदी में टी टी याद रखिए, सी टी या टी टी जो भी याद रखें, टी से तांबा टिन और सी से कॉपर और टिन। तो किसी ने एक चीज को लिंक करके अपने दिमाग में रखिए, हर बार क्वेश्चन ये लगभग पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी होती है? तो प्राथमिक एकल होती है, एकीकृत होती है, अनुशासनात्मक होती है, फिर द्विभाषी होती है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको शायद हो सकता है समझ ना आ रहा हो। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण ईवीएस, ये पर्यावरण यानी कि ईवीएस की
प्रकृति कैसी होती है आपको ये बताना है। तो बेटा ये होती है एकीकृत, ठीक है, कैसी होती है आपकी एकीकृत होती है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर जाएगा। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग अलग न करके एक ही साथ पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाता है, इसलिए एकीकृत होता है। यानी कि जो विज्ञान होती है आपको विज्ञान और एसएसटी को अलग करके नहीं, बल्कि ईवीएस के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है, इसलिए आपको एकीकृत विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है, त्योहार और खुशी के अवसरों पर यहाँ के घरों के आंगन और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला बनाई जाती है। मधुबनी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है? तो देखिए आसान से थोड़ा सा क्वेश्चन है, क्या उत्तर प्रदेश का है, झारखंड का है, पश्चिम बंगाल का, बिहार का? तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा बेटा मधुबनी कहाँ का जिला है, बिहार का, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है कि मधुबनी एक बहुत पुरानी चित्रकला है, जिसमें से मधुबनी प्रसिद्ध लोक कला है। इसमें प्राकृतिक रंग जैसे नील हो गया, हल्दी हो गया, फूल इत्यादि के रंगों का प्रयोग किया जाता है। और ये जो त्योहार होता है, त्योहार के अवसर पर घर के आंगन में और दीवारों पर, ठीक है, इसमें से मनुष्य के, जानवरों के, पेड़ पौधों के, अन्य जो है चित्रकलाएं बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो पक्षी जो होते हैं अपनी गर्दन को हिलाते रहते हैं, आप देखते हैं कि वो इधर उधर दाएं बाएं अपनी गर्दन को हिलाया करते हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? क्या वो उड़ नहीं सकते? तो उड़ते तो है ही हैं, आप देखते हैं, तो ये भी कारण ये गलत है। करेक्ट, पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती, तो बिल्कुल जो चिड़िया होती हैं, सभी पक्षी, इनकी जो आंखें होती हैं पुतलियां, आंखों की पुतलियां, वो घूम नहीं सकती हैं, वो पुतलियां इनकी स्थिर होती हैं, ठीक है। इसीलिए आप इधर उधर देखने के लिए अपनी सर को इधर उधर लगातार घुमाते रहते हैं। और यह दो जगह पर एक साथ, यानी कि दो वस्तुओं को एक साथ टारगेट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। हम लोग एक ही चीज को देख पाते हैं, लेकिन वो जो है दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह जड़ों यानी रूट का उदाहरण है? कौन सा समूह है इसमें? चुकंदर, आलू, अदरक, ठीक है, चुकंदर, आलू, अदरक, या फिर गाजर, मूली, चुकंदर, या फिर शकरकंद, मूली, हल्दी, या फिर गाजर, हल्दी, अदरक। तो देखिए यहाँ पर कभी जो है जड़ का पूछता है तो कभी तने का पूछता है, तो यहाँ पर पूछा है तने का, ठीक है, सॉरी जड़ का पूछा है यहाँ पे। तो क्या आलू, चुकंदर, अदरक ये वाला विकल्प है, या फिर गाजर, मूली, चुकंदर, या फिर शकरकंद, मूली, हल्दी, या फिर गाजर, हल्दी, अदरक? तो देखिए इसमें बहुत लोग जो है गलतियां करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपका जड़ों वाला दिया है, तो जड़ों वाला कौन सा विकल्प हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी जाएगा, ठीक है, मूली, गाजर और चुकंदर, ये आपका जड़ का है। बाकी जहाँ पर आपको आलू मिल जाए, और या फिर जो है आलू आपका हमेशा तने में जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आलू हो गया आपका, और कहाँ पे गया, अदरक हो गया, ये सभी जो होते हैं ये सभी तना होते हैं, ठीक है। लेकिन गाजर, मूली और चुकंदर ये आपका जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिएगा अब, हाँ, कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में दिए गए गोलकुंडा किले के चित्र में 1 सेंटीमीटर पर 110 मीटर दूरी दर्शाई जाती है। यदि मानचित्र में दो दरवाजों के बीच 14.2 सेंटीमीटर हो, तो जमीन पर इन दोनों के बीच की कम से कम दूरी क्या होगी? क्वेश्चन बहुत बार हमने आपको करवा रखा है, बस आपने अगर ध्यान दिया होगा जिन लोगों ने, वो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे इसको। इसमें करना कुछ नहीं होता है, ठीक है, थोड़ी सी गणना करनी होती है, ठीक है। गणना करने का मतलब है जैसे आपका क्या चीज, ये जो आपका 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर दिया है, तो आपको 110 में से सीधा इसको गुणा कर देना है। 110 से आपको 14.2 को सीधा गुणा करना होता है, तो ये आएगा आपका कितना, गुणा करेंगे आप 110 से 14.2 को, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1562 मीटर आएगा ये, ठीक है। ये आया मीटर में, लेकिन हमको क्या बताना है, किलोमीटर में, तो इसको कर देंगे 1000 से भाग। जब आप इसको 1000 से भाग करेंगे, 1000 से भाग करेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आके ये जो पॉइंट लगेगा यहाँ पर आके लग जाएगा। तो 1.562 मीटर कहाँ पर है लगभग, तो 1.562 मीटर लगभग लगभग ऑप्शन ए की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए लगभग नियर अबाउट का है, कम से कम दूरी क्या होगी, तो लगभग आप यहाँ पे पहुंच रहे हैं 562, हाँ एज इट इज तो दे रखा है, तो आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका जो है यहाँ पर कुछ भी दे दे, यहाँ पर दूरी कुछ भी दे दे,
तो ध्यान रखेंगे दूरी अगर ऊपर-नीचे भी करता है, तो आप खाली इसको गुणा करना होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, आंसर आपको निकल कर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षक का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो उद्देश्य इसमें से कौन-सा नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है बच्चों को प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुक बनाना चाहिए। तो ये यहाँ पर देखिए जब भी कहे कि नहीं होना चाहिए, गलत वे में पूछे नेगेटिविटी में, तो उसको सीधा करना है अंडरलाइन, ठीक है? तो जो वास्तव में होता है, वो यहाँ पर जो है ऐसा नहीं माना जाता, जो ना हो उसको मानते हैं ना, तो ये सही में होता है, रियल में ये होता है बच्चों को प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुक बनाना ईवीएस का शिक्षण का उद्देश्य होता है, ठीक है? तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव पूछा है। कह रहा है कि बच्चों को परिभाषा और शब्दावलियों को याद कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पर पूछा नहीं तो आपको ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को परिभाषा, शब्दावलियों और सूत्रों इत्यादि को रटाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए बल्कि जो है बच्चे का रचनात्मकता तरीके से ठीक है, उसको रचनात्मकता के माध्यम से क्रिएटिविटी के माध्यम से शिक्षण देना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है पर्यावरण की जागरूकता विकसित करनी चाहिए, तो रियल में ये भी होता है, ठीक है? तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। अच्छा ये जो देखिए ये रियल लाइफ में ये वाले होते हैं, ठीक है? ये रियल में होते हैं लेकिन ये नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित ये शब्दावली इत्यादि को रटाना नहीं चाहिए और पूछा है नहीं होना चाहिए तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन-सा जानवर भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है? यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा में उल्टा लटक कर सोता रहता है, तो कौन-सा होगा ये? क्या लंगूर है, स्लॉथ है, पांडा है या फिर बड़मानुस है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? जल्दी-जल्दी नीचे कमेंट करिए सारे लोग। ये बेटा होता है स्लॉथ। स्लॉथ जो होता है भालू जैसा दिखने वाला जानवर होता है, लेकिन ये भालू नहीं होता है। जिस पेड़ पर यह रहता है उस पेड़ की पत्तियाँ खाता है। इसका जीवन काल लगभग 40 वर्ष होता है, ठीक है? इसका जीवन काल कितने वर्ष? 40 वर्ष और पूरे जीवन काल में लगभग 8 पेड़ों पर ही जीवन ये व्यतीत कर देता है, ठीक है? 8 पेड़ों पर ही जीवन ये व्यतीत करता है यानी कि 5 साल एक जीव मतलब एक पेड़ पर कितना साल रहता है? 5 साल तक रहता है और यह लगभग हफ्ते में जो है यह हफ्ते में अपने पेड़ से नीचे उतर करके शौच के लिए जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथियों के झुंड के विषय में कथन चुनिए। तो हाथियों के झुंड के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है? तो क्या हाथी के झुंड केवल हथनी और 15 वर्ष के बच्चे रहते हैं? तो बिल्कुल ये भी आपका कथन सही है। कह रहा कि हाथी के झुंड में केवल हाथनी और 14-15 साल के वर्ष के बच्चे रहते हैं। बी कह रहा है कि हाथियों के झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य रहते हैं, तो नहीं एक सदस्य के नहीं रहते। ये सी कह रहा है कि सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है, तो बिल्कुल ये भी होती है। मतलब जो बुजुर्ग हाथी होती है, सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हथनी, वही झुंड का नेता होती है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और सी सही जा रहा है, इसलिए ऑप्शन डी में दिया है ए और सी दोनों, तो आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तानी ओक से संबंधित है। कह रहा है रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है रेगिस्तानी ओक? क्या अबू धाबी में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तान में या फिर संयुक्त अरब अमीरात में? तो ध्यान देंगे बेटा, जो रेगिस्तानी ओक है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसकी जड़ें पानी तक पहुँचने के लिए बहुत गहराई तक जाते हैं और ये जो है हमने आपको कई बार बताया है, जैसे कि ये यहाँ पे आपका ये देखिए यहाँ पे मान लो ये पृथ्वी की सतह हो गई, यहाँ पे ये आपका हो गया पेड़, ठीक है? ये हो गया पेड़ आपका और ये जितना जो है जितना ऊपर होता है पृथ्वी से, मान लो जितना ये ऊपर है पृथ्वी से, उससे कई गुना नीचे पानी के जहाँ से पानी मिल जाता है वहाँ तक ये जाती हैं इसकी जड़ें, ठीक है? और ये पानी एकत्र करके इस तने में रखती हैं, इस तने में रखती हैं, तो लोग क्या करते हैं इसमें एक पतली सी पाइप डाल रखते हैं ऐसे, पतली सी पाइप डालकर पानी को पीते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है? और जो है आपका राजस्थान में क्या पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है आपका खेजड़ी, तो इसमें गलती नहीं करना है, ध्यान से याद रखना है। रेगिस्तानी ओक कहें तो ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रिया जाता है, ऑस्ट्रिया, ठीक है? ऑस्ट्रिया में पाया जाता है और जो आपका खेजड़ी होगा वो राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है? अबू धाबी में आपके खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे बिहार राज्य के लोग के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छी अवधि या सबसे अच्छी समय कौन सा होता है? सबसे अच्छा समय कौन सा होगा, कौन सा काल होगा या फिर कौन सी अवधि होगी? तो क्या जनवरी से मार्च के बीच में, अप्रैल से जून के बीच में, जुलाई से सितंबर के बीच में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में? तो ध्यान देंगे यहाँ पर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर के बीच, ठीक है? अक्टूबर से
दिसंबर के मध्य, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस समय मधुमक्खियां अंडे देती हैं, जो कि पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन का चुनाव करना है। तो खेजड़ी वृक्ष जो है यह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो क्या ठंडे पहाड़ी इलाकों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में, या फिर दलदली क्षेत्रों में? तो ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन पहले हमने बताया था, यह रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, जैसे आपका जो है आपका राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र, वहां पर ये पाया जाता है। खेजड़ी का मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाके जैसे राजस्थान में पाया जाता है। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी छाल से दवा बनती है, और इसके जो फलियाँ इसमें लगती है, फलियाँ, उसकी सब्जियाँ बनती है, और उसके वृक्ष के नीचे छाए में बच्चे खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य में से एक कस्बा है जो अपनी सुंदरता के लिए, डिजाइन की चमत्कार रंगों की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा किस राज्य के या किस भाग में पाया जाता है, मतलब किस राज्य में है? तो ध्यान देंगे यहाँ पे किस जो है राज्य का है पोचमपल्ली। क्या कर्नाटक का, तेलंगाना का, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक? इसमें सही जवाब क्या जाएगा? यहाँ पर ध्यान देंगे, जो ये है बेटा कि पोचमपल्ली, ये आपका तेलंगाना का है। ठीक है, कहाँ का है? पोचमपल्ली तेलंगाना का है, लेकिन ये पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन अब वर्तमान में तेलंगाना राज्य में है। यह अपनी विशेष बुनाई इकत के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको यहाँ पर आंध्र प्रदेश भी मिल जाता विकल्प में, और तेलंगाना भी होता, तो आप तेलंगाना की तरफ जाएंगे, ना कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, लेकिन अगर आपको तेलंगाना ना मिले, तेलंगाना विकल्प न दे, तब आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांगपा जनजाति जो लद्दाख में पाई जाती है, किस प्रकार के अस्थायी तंबू के टेंट का उपयोग करते हैं? क्या इग्लू का, रेबो का, हाउस बोट का, या फिर लेखा का? तो देखिए, यहाँ पर जो है काफी लोगों को कंफ्यूजन बनती होगी अब। ठीक है, देखिए यहाँ पर इग्लू जो होता है, ये बर्फ के बने हुए घर होते हैं। ठीक है, ये बने हुए जो कश्मीर, लद्दाख, कश्मीर में इग्लू बर्फ के बने घर होते हैं। लेकिन यहाँ का चांगपा जनजाति जिसमें रहती है वो, तो बेटा वो होती है किसमें, किसमें रहते हैं वो रहते हैं रेबो में। ठीक है, ये रेबो में रहते हैं। जो हाउस बोट है आपका, यहाँ का जो नाव होती है, नाव पर खत्म बंद जो होता है, उसको हाउस बोट कहा जाता है। और लेखा क्या होता है बेटा? तो लेखा होता है जिसमें ये बकरियों को रखते हैं। तो बकरियों को जिसमें रखते हैं उसको लेखा कहते हैं। ठीक है, जिसमें खुद रहते हैं उसको रोबो, रेबो कहते हैं। मतलब जिस जिस टेंट में ये जनजाति के लोग रहते हैं उसको रेबो, और जिसमें अपने जानवर को रखते हैं यानी बकरियों को, तो लेखा। अब ऐसे याद रखिए कि रेबो यानी रहने का स्थान, और लेखा किसी बकरी का नाम है। मान लो लेखा किसका नाम है? किसी बकरी का नाम है। तो जहाँ पर बकरी रहेगी उसको लेखा कहेंगे, और जहाँ खुद रहेंगे उसको रेबो कहेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर कैसा कि पश्मीना शॉल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर बेटा पूछा है सही वे में। तो ठीक है, सही कौन सा है? यह 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है, और इसमें यह इसे मशीन से बुना जाता है, क्या यह सही है? या फिर यह 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है, लेकिन इसे हाथ से बुना जाता है, 250 घंटे का समय लगता है लगभग? या फिर यह भेड़ के बालों से बनता है, या फिर बहुत मोटी होती है? तो देखिए, मोटा नहीं होता है। ठीक, बहुत पतला होता है, बहुत बारीक से बहुत पतला होता है। और कह रहे भेड़ के बालों से बनता है, तो नहीं, ये पश्मीना बकरी के पश्मीना नामक बकरी जो होती है, जो कि लद्दाख में पाई जाती है, जिसके बारे में चांगपा जनजाति के बारे में अभी थोड़ा सा इसके जस्ट पीछे हमने क्वेश्चन में बताया था आपको। उस जनजाति के लोग इन बकरियों को पालते हैं। ठीक है, तो ये भेड़ के से नहीं, ये बकरियों के बालों से बनती है। ठीक है, ये 6 स्वेटर बराबर गर्मी तो देती है, लेकिन ये मशीन से नहीं बुना जाता है, ये बुना जाता है बेटा हाथ से। ठीक है, तो ये 6 स्वेटर बराबर गर्मी देती है, लेकिन इसे हाथ से बुना जाता है, और एक स्वेटर को बनाने में लगभग 250 घंटे का समय लगता है। इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर एक पूछे बाल की मोटाई, तो जितने आपके सर के जो है, सर का जो है 6 बाल होगा। मतलब उनका बहुत पतला बाल होता है। जो बकरी होती है पश्मीना बकरी, उसका बहुत पतला बाल होता है। उनका जो 6 बाल के बराबर आपका एक बाल होगा। ठीक है, उनके 6 बाल बकरियों के, तो आपका एक बाल, इतना ज्यादा पतला होता है इनका बकरी का बाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के लोग सांप का मांस खाते हैं, खाना बहुत पसंद करते हैं, इसे लिंगोफेन कहते हैं। तो किस देश में जो है सांप का मांस खाया जाता है? थाईलैंड, हांगकांग, चीन, या फिर मलेशिया? तो यहाँ पर बेटा जाएंगे हांगकांग के साथ। ठीक है, हांगकांग में सांप के मांस को खाना लोग बहुत पसंद करते हैं, जिसको लिंगोफेन कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि केरल की जमीन में क्या उगाया जाता है जिसे लोग उबले हुए टेपिकोवा को नारियल की करी के साथ खाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, शकरकंद, मूली और कप्पा यानी कि टेपिकोवा या फिर आलू। तो उसमें क्या उगाया जाता है, तो हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कप्पा यानी कि टेपिकोवा। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर नाम ही दे दिया था आपको टेपिकोवा, यहाँ पर इनको नाम नहीं देना था। यहाँ पर पूछना था कि केरल के घरों के आंगन में क्या उगाया जाता है जिसको नारियल की करी के साथ खाते हैं, क्वेश्चन ऐसा पूछना था। तो या कप्पा या टेपिकोवा जो होता है जिससे साबूदाना बनता है, यहाँ पर लोग बहुत चाव के साथ नारियल की करी के साथ इसको खाते हैं, ठीक है। और ये घरों के आंगन में उगाया जाता है। नेक्स्ट है, अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या था। तो क्या आपका उज्बेकिस्तान था, ओमान था, अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश। सही जवाब क्या जाएगा बेटा यहाँ पे, उज्बेकिस्तान से आया था। कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से अलबरूनी आया था भारत। उसने भारत के तालाबों का, कुओं का, वास्तुकलाओं के बारे में जो है और बरगद के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये जाएगा उज्बेकिस्तान। अगला, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनना है आपको। माउंट एवरेस्ट के बारे में क्या करना है, सही कथन को चुनना है। तो कह रहा है कि ऑप्शन ए, यह भारत का वह भाग है इसकी जो इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। तो क्या ये सही है, कह रहा है ये तिब्बत का भाग है, क्या ये सही है, या फिर यह नेपाल का भाग है, इसे सागर माथा कहते हैं, इसकी ऊंचाई लगभग 8848 मीटर होती है, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है यह जम्मू और कश्मीर का भाग है। तो देखिए, ये इसका भारत की ऊंची चोटी नहीं है, ये नेपाल की चोटी है, ठीक है। यह तिब्बत का भाग नहीं, नेपाल का भाग है। ये जम्मू कश्मीर का भाग नहीं है, बार बार ये नेपाल का भाग है, ठीक है। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी है आपका। यह नेपाल का भाग है, इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 8848 यानी 8900 मीटर के लगभग है, ठीक है। और यह माउंट एवरेस्ट जो है बेटा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो कि नेपाल में स्थित है। इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि इसको नेपाल में किस नाम से जानते हैं। तो इसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, सागरमाथा के नाम से इसे पुकारा जाता है, ठीक है। इसको 8850 भी यहाँ पे मिल जाए तो 8850 भी मान लेंगे। लगभग लगभग ये होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। 8848 तो इसकी जो ऊंचाई है 8850 से 8900 मीटर। तो आपको जो विकल्प मिले आप मार दीजिएगा, चाहे 8850 या 8848 या 8900, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि कर्णम मल्लेश्वरी कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में कौन सी दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन इनके लिए सही है, कौन सा विकल्प इनके लिए सही है वो बताना है आपको। तो कह रहे हैं एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है, या फिर ये कर्नाटक में रहने वाली हैं, या फिर उन्होंने अपने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं कि वह 130 किलो भार उठा सकती हैं। तो ये कहाँ, ये इसमें कौन कौन सा जो है विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह कर्नाटक की नहीं थी, ठीक है। यह कर्नाटक की रहने वाली नहीं थी, बल्कि कहाँ की, आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। कहाँ की, आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। और यह इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक के रूप में जानी जाती हैं, वेट लिफ्टर रही हैं। और इन्होंने अधिकतम 130 किलोग्राम का जो है वेट उठाया है, और अब तक जो है कई सारे मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही जाएगा, ए और सी दोनों, ठीक है। और यह ध्यान रखिएगा, जहाँ पर विकल्प में जहाँ पर दे दे दो विकल्प दे दे कि ये और ये, तो मैक्सिमम वो विकल्प आपका सही हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ऑप्शन डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा की क्वेश्चन नंबर 24, ब्रेन लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है बेटा। तो बहुत आसान सा सवाल है, 4, 6, 8, 10 किस पर, कितने बिंदु पर आधारित है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे ये 6 बिंदुओं पर आधारित, हमने अनगिनत बार आपको बता रखा है। इसमें ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है। तो इसमें इन बिंदुओं पर आधारित जो बनता है, चाहे कुछ भी लिखना हो इन्हीं बिंदुओं पर के आधार पर लिखा जाता है। तो जो देख नहीं पाते हैं लोग, ठीक है, तो उनको स्पर्श करके पढ़ते हैं। 6 उभरे हुए बिंदु होते हैं। ये लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, किसने, लुइस ब्रेल ने। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आरक्षित रेल टिकट में निम्न में से कौन सी जानकारी प्राप्त नहीं है। तो जो आपका रिजर्वेशन का टिकट होता है, जो आप काउंटर से करवाते हैं, ठीक है, हमेशा जब काउंटर का टिकट ही माना जाता है यहाँ पर आरक्षित रेल टिकट, ठीक है।
तो उसमें क्या नहीं होता है आपको ये बताने, कौन सी जानकारी इसमें नहीं मिलेगी? ट्रेन का नंबर और नाम तो ये तो रहता ही रहता है, ठीक है। यात्रा की तिथि और समय ये भी रहता है। यात्री का नाम और उम्र, उम्र तो होती है लेकिन यात्री का नाम नहीं होता है, ठीक है। किराया और श्रेणी तो ये भी होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि प्राप्त जानकारी नहीं दी जा सकती, तो ठीक है, यात्री का नाम नहीं दिया जा सकता, ठीक है। क्या? यात्री का नाम और उम्र। ई टिकट आरक्षण टिकट के नाम से होता है, लेकिन काउंटर से मिले सामान आरक्षित टिकट पर केवल क्या क्या होता है वो देखिएगा अब। केवल क्या क्या होता है? पीएनआर, पीएनआर नंबर होगा, ट्रेन नंबर होगा, किराया, लिंग, उम्र होती है, जबकि नाम जो है टिकट के ऊपर प्रिंट नहीं होता है, ठीक है। सीटेट के पुराने प्रश्नों के अनुसार यात्री का नाम टिकट पर मुद्रित जानकारी जो है अनिवार्य हिस्सा नहीं मानी जाती है। यहाँ पर सिर्फ पीएनआर होता है, जिसको पर्सनल नंबर रिजर्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा आपका सही? ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़सीसर क्या है? तो घड़सीसर क्या एक नदी है, जैसलमेर के राजा घड़सी द्वारा बनाया गया तालाब है, या फिर एक बावड़ी है, या फिर एक किला है? तो घड़सीसर क्या है? तो ध्यान देंगे, घड़सीसर जो है जैसलमेर के राजा घड़सी द्वारा बनाया गया तालाब है। ऑप्शन आपका बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा वृक्ष अपना कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, कौवे के घोंसले में अपने अंडे रख देते हैं? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? क्या कोयल, शकरकोरा, चलकिड़ी या गौरैया? देखिए, कोयल एक ऐसी चिड़िया है जो अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है, ये चुपके से कौवे के घोंसले में जाकर के अंडे रख देती है और उन्हें कौवा अपने अंडे समझकर उनको सेता है, यानी कि परवरिश करता है। और ये कभी कभी क्या करते हैं, अपने अंडे तो कौवा के जो है घोंसले में रख देते हैं, लेकिन कौवे के अंडे को फेंक भी देती हैं। ये चिड़िया इतनी हरामखोर टाइप की होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, हरामखोरी किसके दिमाग में होगी? कोयल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 नंबर कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में कुल कितनी थीम है? तो कितनी थीम है हमने आपको कई बार बता रखा है, 4, 5, 6, 8। सही जवाब है आपका 8, 6 थीमें होती हैं, ठीक है। कितनी थीम होती है आपकी? 6। एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस में 6 थीम है, जैसे परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीजों को कैसे बनाते हैं या कैसे करते हैं। तो ये टोटल 6 थीमें हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में आकलन यानी असेसमेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त होगा, जो बच्चों के व्यवहार और कौशलों के निम्नलिखित वितरण रखता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है मौखिक परीक्षा, ऑप्शन बी पोर्टफोलियो, ऑप्शन सी केवल प्रश्न पत्र, ऑप्शन डी गृह कार्य। तो देखिए बेटा, इसमें जो आपका पर्यावरण अध्ययन से आकलन होता है, असेसमेंट, इनमें से कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो देखिए, इसको कहते हैं आपका पोर्टफोलियो, ठीक है। क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो एक निश्चित अवधि में बच्चे द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह होता है। यह बच्चों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है और आकलन का सबसे अच्छा उपकरण माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में क्षेत्र भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या बच्चों का ये मनोरंजन करना होता है? तो नहीं, बच्चों को मनोरंजन करना नहीं होता। जो थीम जो सॉरी भ्रमण विधि होती है, इसमें मनोरंजन करना, आनंद लेना है या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना होता है, ठीक। क्या प्रत्यक्ष अनुभव यानी कि जिस चीज के बारे में ईवीएस को पढ़ाया गया है, ठीक है, उसको वास्तविक रूप से दिखाना। जैसे आपका लोकल ट्रिप होती है, तो जैसे आपने तालाब के बारे में, नदियों के बारे में पढ़ा है, पोखरों के बारे में पढ़ा है, तो आसपास गांव के आसपास जो भी चीजें हो, जैसे तालाब हो गया, पोखर या नदी हो, तो वहां तक बच्चों को ले जाना चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा, जो आपने किताबों में पढ़ा है उसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव बच्चे प्राप्त करेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्कूल को दिनचर्या को बदलना नहीं है हमारा उद्देश्य होता है, ना ही अनुशासन बनाना। तो ऑप्शन बी के साथ यहाँ पे जाना है, ठीक है। ईवीएस के भ्रमण, जो क्षेत्र भ्रमण होती है, मुख्य उद्देश्य बच्चों के किताबी ज्ञान से बाहर निकालकर वास्तविक जीवन के मुख्य अनुभव देना होता है, जिससे जो सीखना होता है बेटा वो अस्थायी रहता है। इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो ये थे आपके टोटल 30 प्रश्न। अब आप बताएं कि 30 में से आपने कितने सही विकल्प दिए, वो बताना है आपको। वीडियो कैसे लगी उस बारे में आप भी अपनी व्यक्तिगत राय नीचे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट संभावित प्रश्न मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।